कांग्रेस पार्टी या विपक्ष सत्ता में आता है तो क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं। ये राम को तो मानते, भारतीय जनता पार्टी वाले राम को मानते, पर राम के नहीं मानते। शिवराज सिंह चौहान झूठ की दुकान। क्या उनको सीएम बनने का मन था और सीएम नहीं बनाया गया तो नाराजगी की वजह से सरकार गिरा दी गई? कांग्रेस पार्टी ने इनको सांसद बनाया था, मंत्री बनाया था, इनकी हैसियत बनाई थी। देश में बुलडोजर पॉलिटिक्स काफ़ी चर्चा में है। मतलब ऐसा हो गया कि क्राइम को कोई एक व्यक्ति करता है लेकिन सज़ा उसके पूरे परिवार को मिल जाती है। एक पैटर्न बन गया कि ईडी सीबीआई जाएगी और उधर कुछ दिन बाद वो व्यक्ति बीजेपी में शामिल हो जाएगा। मोदी मन की बात और राहुल गांधी मन की बात सुन। क्या आपको कभी बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर नहीं आया? मतलब राम ने तो रावण से भी नफरत नहीं करी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी इंचार्ज फ्रॉम महाराष्ट्र और कालापीपल विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय कुणाल चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे। नमस्कार सभी को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आने वाले और वीडियोस आप तक हम पहुंचा पाएँ। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत मैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन से करना चाहूँगा। अगर हम बात करें तो 2019 का जो इलेक्शन था लोकसभा का, उसमें कांग्रेस की लगभग 52 सीट थी जो कि 2024 में बढ़ के 99 हो गई। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की सीट्स थी 303 2019 में और अब वो घट के 240 हो गई। तो आपके हिसाब से क्या वो कारण होंगे जिसकी वजह से बीजेपी की सीट्स कम हुई और कांग्रेस की सीट्स डबल हो गई? देखिए, इस देश के मूल मुद्दों की बात कांग्रेस पार्टी करती। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सत्ता में आई थी तो कई मुद्दों पे उन्होंने जनता को बरगलाया था। उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना जिसे कहते कि एक अच्छे दिन के नाम से लेके आए थे, जिसमें कभी महंगाई को कम करने की कहते थे कि उस समय 380 गैस की टंकी होती थी, उसे डायन कहते थे। और जब 400 रुपये 1000 हुई तो उसको विकास कहने लग गए। यही काम पेट्रोल डीजल पे इन्होंने करा कि जो $143 प्रति बैरल क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय कीमत थी, जब मनमोहन सिंह जी उस तेल को बेच रहे थे कि 50 रुपये डीजल बेच रहे थे, 65-70 रुपये पेट्रोल बेच रहे थे, उसके बावजूद आज $70 और बीच में तो $40-45 बैरल तक क्रूड ऑयल पहुंच गया, उसके बावजूद ये 100 के पार पहुंचा रहे। तो ये जो इन्होंने वादे करे थे, जो नीति आई थी, ये बने इस बात पे नहीं थे कि इनको नफरत फैलाने के लिए बनाया था। जनता ने इन्हें बनाया था, इन्हें अच्छे दिन का कहा था, नौजवानों को कहा था कि 2 करोड़ रोजगार साल के देंगे। मतलब पिछले 10 साल में लगभग 20 करोड़ रोजगार इन्हें दे देने चाहिए थे। फिर इन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि क्या मालूम कौन सा काला धन है, 4 लाख करोड़ का काला धन हर जगह र्यूमर फैलाई थी और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। किसानों को वादा कर दिया था कि हम लागत आदि कर देंगे, कीमतें दुगनी कर देंगे। और जिस तरीके के वातावरण बनाने की कोशिश करी गई कि भैया हम ऐसा बदलाव लाएंगे, और उस झांसे में जनता आई भी सही। पर जनता धीरे धीरे देखते गई कि इन्होंने जब से सत्ता और सरकार बनाई तो महंगाई तो आपकी बढ़ती जा रही है, किसान की लागत 3 गुना हुई। वो सोयाबीन जो मनमोहन सिंह जी के समय हमारे किसान 1000 की लागत पे 4,500 रुपये कुंटल बेचते थे, आज लागत 3-4 हज़ार हो गई और उसी कीमत के ऊपर हमारी सोयाबीन बिक रही है। यही धान का, यही कपास का, हर किसान की हालत खराब हुई। ये जो नीति नियत तय करके आए, उससे विपरीत सिर्फ नफरत की बात, घृणा की बात और जो मूल मुद्दे। और अभी भी आपने देखा होगा कि ये जो चुनाव में एक बार मौका दिया, फिर दूसरी बार भी जनता ने कहा कि चलो 5 साल का समय कम होता है, 10 साल का समय इनको पूरा दिया। पर उसके बावजूद जब 10 साल के बाद देखा और इन्होंने जिस तरीके से धन बल, बाहुबल, सत्ता बल, और आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए, चुनाव आयोग की भूमिका क्या रही, किस तरीके से आंकड़ों का फेरबदल। मतलब इस देश के अंदर पहली बार देख रहे हैं कि चुनाव आयोग 3-4 दिन बाद, 10 दिन बाद तक आंकड़े 50-50 लाख वोट एक राज्य में बढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीता। हर साम दाम दंड भेद के बाद, उसके बावजूद भी जनता ने इन्हें सबक सिखाया और इस तरीके का गुस्सा था कि अगर सही चुनाव, फ्री एंड फेयर चुनाव हो जाते, जो हमारी सोच है लोकतंत्र की, तो जनता इन्हें 240 तो क्या 100 के अंदर भी समेटने का काम कर देती और कांग्रेस को 240 के पार पहुंचा देती। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का या पूरे विपक्ष का 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा है, अगर हम उसे देखें और आगे अगर हम इलेक्शन की बात करें, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष सत्ता में आता है
तो क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, इस देश की राहुल गांधी जी को जरूरत नहीं है कि वो प्रधान, पर इस देश को जरूरत है कि राहुल गांधी जी जैसा नेता प्रधानमंत्री बने। वो चौतरफा सोच जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के लिए शुरू करी थी कि उस दौर के अंदर जब आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान का एक मल्टी डायमेंशनल सोच के नेता जो वैश्विक मंच को समझते थे, जो वैश्विक चीज़ों को समझते थे, गांव गरीब इस देश की विविधताओं को समझते थे, और हर चीज़ के लिए उन्होंने, क्योंकि आज़ादी से पहले नेहरू जी ने पूरा घूमे, उससे वर्ल्ड वाइड उनका एक्सपोजर था, पढ़े थे, और इसी का कारण था कि एक तरफ जब देश आज़ाद हुआ तो उस इकोनॉमिकल डिफिसिट के बावजूद जहाँ पे खाने को लिए गेहूं नहीं हुआ करते थे, उस दौर से निकाल के इस हिंदुस्तान को अलग दौर में ले जाना कि IIT एम्स जैसे संस्थाओं का सोचना, भाखड़ा नंगल जैसे डैम्स का सोचना, धर्म का भी अपनी जगह रखना, हर लोगों को कैसे प्रेम के भाव के साथ कैसे जीवन के अंदर काम करना, उसको लगाने का काम करा। तो ये काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करा। उनके बाद अगर इस चौतरफा सोच के जो गरीब किसान मजदूर की बात सुनने का काम किसी ने करा तो वो राहुल गांधी जी ने करा। हिंदुस्तान के मूल मुद्दों की बात करने का काम करो तो राहुल गांधी जी ने करा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कह लो, आप मणिपुर से मुंबई तक कह लो, या इस देश के किसान की आवाज़, दलित की आवाज़, पिछड़े की आवाज़, जो हर वर्ग को समझने का काम और वैश्विक मंच का एक्सपोजर का काम। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस एक्सपोजर का नेता आज हिंदुस्तान की राजनीति में कहीं है जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी समझते हैं, जो वैश्विक मंच को भी समझते हैं, और उस गरीब जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है जिसे हम शोषित वंचित वर्ग कहते हैं, उस वर्ग की आवाज़। और यही कारण है कि आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी रोज घृणा करती है। एक नेता का बयान आया भारतीय जनता पार्टी, कोई उन्हें आतंकवादी कहने लगा, कोई उन्हें को हत्या करने की कि दादी जैसा हाल तुम्हारा हो जाएगा। एक नेता कहता है जबान काट दे। क्यों आप राहुल गांधी जी की जबान काटना चाहते हैं? क्योंकि वो जबान जो इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों के लिए चलती है, वो जबान जो शोषित वंचित वर्ग के लिए चलती है, वो जबान जो नौजवानों के अधिकारों के लिए चलती है, वो जबान जो कहीं ना कहीं इस देश के किसान अन्नदाता के लिए चलती है, उस जबान को आप काट देना चाहते हो। इस देश के अंदर जब महिलाओं पर अत्याचार होता, मणिपुर जल रहा है, किसी नेता की हिम्मत नहीं, देश के प्रधानमंत्री उस तरफ मुंह करके नहीं सोए, और एक नेता राहुल गांधी जो महात्मा गांधी पे रास्ते पे चलते हुए उस दर्द को समझने, लोगों के बीच में जाके, चाहे इन्होंने उसको सामाजिक संघर्ष कर भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया, उस हर समाज के तबके के साथ, ऐसा नहीं कि एक पक्ष या हर पक्ष के साथ बैठ के शांति की अपील। क्या होता है कि हमारा देश का हमारा एक पार्ट जल रहा है और दूसरे पार्ट हम देख रहे हैं, अगर आपका एक हाथ जल रहा है आपका दूसरा हाथ उस पर काबू नहीं करेगा। इस देश के अंदर ये हमारे हाथ को, उस जलते हुए घर को देखने के लिए कोई नहीं, और लोगों को उस घृणा के वातावरण में, उस नफरत के वातावरण में जलाने के लिए छोड़ने का काम कर दिया। तो सिर्फ एकमात्र नेता निकले, वो राहुल गांधी जी थे। तो उनकी जबान इसलिए काटना चाहते हो कि उस मणिपुर की चीख की आवाज को उन्होंने इस देश की संसद के अंदर उठाने का काम करा। वो पिटते हुए नौजवान, बेरोजगार नौजवानों की आवाज को उठाने का काम किया, इसलिए उनकी जबान काटने वाले को 11 लाख। तो इस नफरत की राजनीति के खिलाफ जो मोहब्बत की दुकान है, और मेरा निवेदन भी है, क्योंकि इस देश के अंदर जो हालात है, परिस्थितियां है, रोज लोग दूसरे पे हमला होता है तो देख के खुश होने का काम कर रहे हैं। पर ये याद रखना, इस देश में एक कहावत भी है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आज उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, आगे नंबर आपका है। हर वर्ग का, हर धर्म का, हर समाज का, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं इस घृणा और नफरत के वातावरण में नंबर आएगा। इस नफरत के वातावरण को खत्म करो। आंख के बगले आंख इस देश को अंधा कर देगी, और यही काम भारतीय जनता पार्टी लोगों को अंधा करने में लगी है, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी है। और एकमात्र नेता और एकमात्र इस देश के अंदर जो एक लो दिखती है, एक जलता हुआ दीपक दिखता है जो इस देश के अंधेरे को दूर करना चाहता है, तो वो राहुल गांधी जी है। तो मुझे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी बनते तो ये देश अलग उपलब्धियों पे जाएगा। इस देश में जो घृणा और नफरत के वातावरण बीजेपी फैला रही है, इसको खत्म करने का काम होगा, और लोगों में प्रेम का भाव बनेगा, और कहीं ना कहीं लोगों को अधिकार मिलेगा, हर हाथ को काम और काम का पूरा दाम मिलेगा। कई नेताओं को हम देखते हैं कि अक्सर जब चुनाव आते हैं तो किसी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं,
और जब वो दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ से उनको विधायकी या सांसदी का टिकट मिल जाता है। बीइंग अ पॉलिटिशियन, क्या आपके हिसाब से ये करना सही है? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां सबकी अपनी अपनी हो सकती है, पर आप किन परिस्थितियों के साथ क्या कर रहे हो वो पार्टी को भी सोचना चाहिए कि एक कांग्रेस का अगर मैं कार्य करता हूं और मेरे कार्यकर्ता के साथ जो अन्याय होगा, आज भारतीय जनता पार्टी में कई कार्यकर्ता, वो हालत है कि जो बिके हुए लोग हैं उनको तो मंत्री पद दे दिया गया, जो बिके हुए लोग हैं उनको तो जिस तरह की स्थिति कर दी गई, और जो भारतीय जनता पार्टी का खाटी कार्यकर्ता है उसका जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, जिस विचार, क्योंकि ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने विचार को डालना चाहती, पर ये देश कभी उस विचार को एक्सेप्ट ही नहीं करता। सत्ता आ सकती है, जा सकती, कोई ऐसा नहीं हुआ कि बहुत भयंकर सीटें आ गई या अच्छा 20, 25, 30% वोटों के ऊपर आप सत्ता बना सकते हो, पर 70% विचार आपके अगेंस्ट ही है, क्योंकि आपका जो नफरत का आरएसएस का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जो इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं, तो कभी आप देखेंगे कि इनके विचार के नेताओं को जनता नहीं दे तो खरीद लेते हैं। कई नेता जिसको आर्थिक हो, कोई के साथ कोई दिक्कत हो, एक वॉशिंग मशीन बनाते हैं कि जैसे अजीत पवार को प्रधानमंत्री पहले कहते थे कि ऐसे भ्रष्टाचारी को मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा, और जैसे इनके धोबी घाट में, पहले लोग वॉशिंग मशीन कहते थे, मैं धोबी घाट कहता हूँ, इन्होंने वॉशिंग मशीन हटा के धोबी घाट बना दिया, जो आया उसको करा छप छप और इन्होंने उसको नीट एंड क्लीन कर दिया। और अब बोले अजीत पवार को मैं मेरे साथ बैठाऊंगा, इसको बेचैन से नहीं बैठने दूंगा, मेरे साथ बैठाऊंगा, भ्रष्टाचार का पैसा ले आओ मेरे पास। तो ये जो भ्रष्टाचार की बातें हैं, जो विचार की बातें, तो ये विचारधारा से समृद्ध लोग हो नहीं सकते। किस विचार के लिए आप, ये बात हम कभी नहीं कहते, कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं कहेगी कि बीजेपी के विचार को खत्म हो जाना चाहिए, इसको हम खत्म कर देंगे। जो उनका एक विचार होता है ना, कांग्रेस मुक्त भारत, हिंदुस्तान किसी भी विचार से मुक्त नहीं हो सकता। हर विचार की जरूरत इस हिंदुस्तान के अंदर है, हर व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि विविधताओं का देश है। इसकी विविधताओं को समझो, इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम भी हैं, इसमें कन्नड़ भी हैं। तो इसके अंदर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर चले जाओ तो खासी, खुसरो, अलग अलग जनजातियाँ भी वहाँ पे आपको दिखेगी। आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ तो अलग अलग व्यवस्थाएं दिखेगी। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, वेस्ट में तो हिंदुस्तान की विविधता है। मतलब यहाँ पे कपड़े पहनने की संस्कृतियाँ बदल जाती है कि आप जो नीचे लुंगी पे होता है तो ऊपर पजामे पे आ जाता है, तो ऊपर उसका अलग कैरेक्टर होता है। सबके अपनी अपनी विविधताएं, चाहे कपड़ों की विविधता हो, चाहे उनकी पूजन पाठ की विविधता हो, चाहे धार्मिक मान्यता हो, चाहे खान पान हो, इतनी विविधताओं का देश। और इसे जो एक रंग में पोरने का काम इस देश के संविधान ने किया, उसे जो खत्म करने का काम तो इनके जो खाटी कार्यकर्ता है, जो आरएसएस का कहा जाता था कि वो तो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। जिन्होंने सत्ता किस विचार से बनाई थी, अब उनका कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ लूट करो, खसोट करो और कैसे धन बल और बाहुबल के आधार पर सत्ता बनाओ, सिर्फ एक ध्येय बीजेपी का है। तो मुझे नहीं लगता कि ये तो कोई ठीक हो सकता। आप जिस विचार के साथ, तो आप उस विचार, फिर कहीं आपको ऐसा लगता तो विचारधारा छोड़ के सीधे आप जा भी सकते हो। जिसको अगर विचार पसंद है, आपकी इतनी जगह हो सकता है, पर सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ पद के लिए, विचारधारा के लिए जाओगे तो आप हो सकता है कि भैया मैं इस विचार में था, मुझे अब वो विचारधारा, तो एक अलग बात है। पर सिर्फ पद और लालच और पैसा और डर, फिर आप राजनीति क्यों करो, बिजनेस करो। 2024 के इलेक्शन में कई ऐसे आपके कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, इवन वो लोग जिनको पार्टी ने टिकट तक दिया, वो लोग पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। चाहे विधानसभा लड़ाया, पार्टी ने बड़ी बड़ी पद उन्हें दिए, पर इसके बावजूद कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप में कहीं इशू है, या इन जो नेताओं को जो बीजेपी में गए हैं इनको कहीं से प्रेशराइज किया गया, या इनके ऊपर कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें की गई जिसके कारण इन्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ा? फूले बिसरे गीत हो गए। इनको ना वहाँ कोई पूछ रहा है, ना यहाँ कोई पूछ रहा है। जो चले गए गलतियों में वो पछता रहे हैं, सर पटक पटक के रो रहे हैं कि हालत क्या है, पता कर लेना। कोई उन पर बात करने की अब कोई ज़रूरत ही नहीं कि क्यों गए। अब वो तो बताएंगे कि हमें ऐसे गए वैसे गए, अब उनसे पूछो क्यों गए। पैसा चाहिए था, नोट चाहिए था, हमारे पास सत्ता नहीं है, पावर और पैसा हम नहीं दे सकते, इसीलिए गए। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता है कि आप इतने अच्छे नेता हैं, इतने पूर्व में विधायक भी रहे। आपको किसने कहा कि मैं अच्छा नेता हूँ? मुझे मेरे रिसर्च मतलब आपको कैसे पता पड़ा कि मैं अच्छा नेता? हमने जो आपके काला पीपल विधानसभा की जनता से जो सुना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से
अगर मैं बहुत अच्छा होता तो मुझे दोबारा जिता नहीं देती, ये कुछ कमी होगी मेरे में। हमेशा कमी, मतलब उसको सुधारने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। पर जिस तरह से हमने देखा कि आप इतने अच्छे नेता हैं और कांग्रेस के काफ़ी दमदार नेता हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं आपको, पूर्व में विधायक भी रहे हैं, क्या आपको कभी बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर नहीं आया? मुझे तो देते भी नहीं ऑफर, क्या उनको मालूम है कि मैं विचारधारा का पक्का आदमी हूँ, मुझे कोई मेरे इस तरह के काम नहीं है, मेरी ज़मीन ये उठा के ले नहीं जा सकते, गलत काम मुझे करते आते नहीं है, तो डरा मुझे सकते नहीं है। आंदोलन इतने करें कि जेल और रेल से मैं डरता नहीं, विचारधारा का पक्का व्यक्ति हूँ। और मेरी विचारधारा, मैं महात्मा गांधी के विचारों से पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस पंचतत्व के सिद्धांतों से प्रेरित हूँ। तो मेरे को तो एक सड़क के लड़के को राहुल गांधी जी के उस वाक्य ने नेता बना दी, जिसमें कहा था नेता बनो और नेता चुनो। एक इंजीनियरिंग कॉलेज का नौजवान अगर आज मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर गया और राष्ट्र के अंदर इतना बड़ा पद, एक मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, ओबीसी का लड़का हूँ, एक सामान्य किसान परिवार का लड़का हूँ, कोई मैं बहुत धन बल या बहुत बड़ा, मुझे मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का 7.5 साल से ज़्यादा अध्यक्ष बनाया, और जिसने मुझे अपनी पहचान दी। मुझे पहचान क्या थी, एक निपानिया कला के लड़के को क्या पहचान थी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, पढ़ता लिखता। आज मध्य प्रदेश में अगर आप पहचान रहे हो, आप कह रहे हो कि अच्छा नेता बुरा नेता, वो अपनी जगह, आप कह रहे हो कि एक नेता बनाया, तो किसने बनाया? उस विचार ने बनाया, उस विचार के साथ था। आज मुझे मध्य प्रदेश जैसे राज्य की 7.5 साल अध्यक्ष, जहाँ पे मैं कहीं घुघरी बिछिया निवास चले जाऊँ, खरगापुर निवारी, गरोड़ बानपुरा, मुझे मध्य प्रदेश दिखता है, क्योंकि 10-10 बार मैंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी घूमी है। लोगों का जो प्रेम, जो स्नेह, जो प्यार मिलता है। अभी महाराष्ट्र का इंचार्ज बनाया, ऑल इंडिया कांग्रेस में लिया, मतलब ऑल इंडिया की 100 लोगों की बॉडी में आपको लेने का काम अगर करा है, तो कांग्रेस के विचार है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, उस नफरत की विचारधारा से मैं सहमत ही नहीं हो सकता। क्या है विचार है, मतलब किस विचार के साथ एक पढ़े लिखे नौजवान को उस विचार के साथ जाना चाहिए। कभी वो रोजगार की बात नहीं करते, कभी वो प्रेम की बात नहीं करते, कभी लोगों को लड़ाई खत्म कराने की बात नहीं करते, वो लड़ाने का काम करते हैं, डर के वातावरण की बात करते हैं। तो ये राजनीति सबके अपने अपने वो हो सकते हैं। मेरा कोई, मुझे किसी डॉक्टर ने तो कहा नहीं कि तुम राजनीति करोगे, तो मैं अपने विचार के साथ हूँ और इस विचार के साथ ही रहूँगा। और मेरे से तो कभी कोशिश ये इसलिए भी नहीं करी, इन्होंने, इनको मालूम है कि इतना पक्का आदमी है कि ये इसको लेके जाने की बात करेंगे तो ये और पकड़ के और करने का काम करेगा। तो मेरे से तो कभी, हाँ, मैं लड़ता हुआ जरूर रहा। जब विधायक के खरीद के लेके गए थे तो मनेसर में लड़ने में, मैं उस चीज़ पे हम बेंगलोर की सड़कों पे मैं आंदोलन कर रहा था। जी जी, उस चीज़ पे हम विस्तार में चर्चा करेंगे। वो चीज़ें काफ़ी जनता के सामने आनी चाहिए, मुझे जो लगता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो चाहे हम महाराष्ट्र को देखें, चाहे देश के अन्य हिस्सों में देखें, एक पैटर्न बन गया कि ईडी सीबीआई जाएगी और उधर कुछ दिन बाद वो व्यक्ति बीजेपी में शामिल हो जाएगा। तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये ईडी और सीबीआई है भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन के रूप में। ये स्वायत्त संस्थाएं होती थी कांग्रेस जमाने में, अब ये बीजेपी के एक जैसे रहता है ना कि एबीवीपी, युवा मोर्चा, इस तरीके के एक अनुसांगिक संगठन के रूप में काम करता है। और इसके ऑफिसर जो मैंने बताया ना, धोबी घाट, तो धोबी घाट पे धोबी की तरह काम करते हैं। ये धोबी दिखते हैं मेरे को कि जो भ्रष्टाचारी आया, अजीत पवार 48,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, इनके यहाँ पे जाते ही क्लीन चिट मिल गई। यहाँ पे हेमंत शर्मा, जिस पे ईडी सीबीआई सब चलता था, वो भ्रष्टाचारी जैसे ही बीजेपी में ज्वाइन हुआ वो भ्रष्टाचार खत्म हुआ। मध्य प्रदेश देखो, देश देखो, अशोक चौहान महाराष्ट्र के अंदर जो इतना बड़े भ्रष्टाचारी, जैसे ही वो गए तो धोबी घाट में धुल गए। तो हर आदमी को धोबी घाट में घोने का काम, डर का काम ये करें, पर इससे कुछ नहीं होने वाला महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार। तो आप ये मानते हैं कि ईडी सीबीआई जैसी सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? दुरुपयोग, मैंने आपको क्या कहा, ये गलत शब्द है आपके, दुरुपयोग नहीं हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन के रूप में काम कर रही है, बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूँ। और जी, अब बढ़ते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पे। राहुल गांधी जी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाल ही में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में एक स्पीच दिया और कुछ ऐसा कहा जिससे पूरे देश में कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गए। वो क्या हुआ, कैसा क्या कहा? मैं एग्जैक्ट आपको वर्ड्स पढ़ के आता हूँ, फिर मैं जानना चाहूँगा आपकी उस पर प्रतिक्रिया क्या रहेगी। उनका एग्जैक्ट बयान था, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बहुत कट्टर बनाने की कोशिश करते हैं, वो रोज हिंसा की बात करते हैं। आप समझे धर्म क्या है? धर्म सनातनी परंपरा है, जो है
धर्म कांग्रेस के लिए आस्था और विश्वास है। हम लोग, राहुल गांधी इतने आस्थावान व्यक्ति मैं खुद जानता हूं। मैंने जब उनसे चर्चा धर्म पे क्या मैं करूंगा, क्या कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति करेगा, बहुत जिसे कहते हैं ना धार्मिक चीजों को, तो धर्म हमारे लिए आस्था विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति है। क्या है सनातनी परंपरा? ये राम की को तो मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले राम को मानते हैं पर राम की नहीं मानते। रामायण को तो मानते हैं पर रामायण की नहीं मानते। जो व्यक्ति जिस धर्म को माने उसको पहले उनके ग्रंथों का अध्ययन तो करे, उसके धर्म गुरुओं का अध्ययन तो करे। राम क्या थे? राम नफरत फैलाते थे। राम को पहले बीजेपी समझ ले। मेरा निवेदन है कि राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक पल पहले, एक क्षण पहले एक व्यक्ति का राज्याभिषेक होने वाला था। एक पल पहले यह मालूम था उन्हें कि कल उनका राज्याभिषेक हो। एक पल बाद उनको पता पड़ा कि 14 साल के लिए वनवास जाना है। तो ना राजा बनने की उनको बहुत खुशी थी, ना वनवास जाने का गम था। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम था। राम तो हम क्यों कहते हैं कण कण शंकर कण कण राम? राम महलों में पाए जाते हैं, राम मंदिरों में पाए जाते हैं। अरे राम तो सबरी की कुटी में पाए जाते हैं। राम उस केवट के, उस रामायण को आप पढ़ना, उसमें पहले तो सबसे पहले ही लिखा है कि दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं। सीधे, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखा है उसके अंदर। राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था तब एकमात्र अगर गैस थे राम के तो कौन थे? केवट राज थे। उस मतलब राम ने तो रावण से भी नफरत नहीं करी। लक्ष्मण जी को युद्ध के बाद भेजा और राम और रावण की लड़ाई क्या जातिगत लड़ाई थी? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी। रावण क्या थे? क्या थे रावण? प्रकांड, पंडित, विद्वान, एक बहुत बड़े ऋषि की संतान। रावण भी अनन्य भक्त थे शिव के, शिव के अनन्य भक्त है। पर रावण को क्या था? सिर्फ एक अहंकार, एक नफरत। और यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या अंतर है इनके विचारों? राम के विचार इनने किस राम के विचार को और रामायण की किस चौपाई में लिखा है मुझे बता दे। ये चुनौती देता हूं कि जिसमें घृणा या नफरत की बात हो। राम कभी बलशाली के साथ खड़े नहीं हुए। चाहते तो बाली के साथ खड़े हो सकते थे, पर राम किसके साथ खड़े हुए? सुग्रीव के साथ खड़े। आप उस रामायण को, आप रामायण को तो मानते हो पर रामायण के उस सिद्धांत को नहीं मानते जो प्रेम का भाव, राम का भाव। नफरत का तो था ही नहीं। राम ने उस मां कैकेयी से भी नफरत नहीं करी जिन्होंने 14 साल वनवास भेज दिया। हंसते हंसते राम वनवास चले गए। उस रावण से वो नहीं करा। मतलब जब भगवान राम को उस दौर के, उस बात को समझो कि जब भगवान राम को वहां पे वो करना था यज्ञ, तो उसमें पंडित कौन थे? रावण थे। इतना प्रकांड विद्वान था कि राम के यज्ञ के लिए रावण है, युद्ध से पहले। आप उसका अध्ययन करो। तो क्या गलत बोला? राहुल गांधी जी ने बोला कि ये दिन भर अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं, वो दिन भर नफरत फैलाते। और हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। कृष्ण को आप देख लो, राम की लड़ाई रावण से थी ना। रावण को हिंदू मुस्लिम की तो लड़ाई थी, पर मानवता के लिए कलंक होने के कारण राम ने रावण संहार करा। कृष्ण को मानते हैं, अभी कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कहते हैं। कृष्ण का भाव क्या था? एक राजा कुल का व्यक्ति परिस्थितियों वश जेल में पैदा हुआ। कहाँ हुआ था कृष्ण का जन्म? जेल में हुआ था, और कारावास में। और फिर अब जीवन भर किस परिस्थितियों के अंदर राक्षस मारने दौड़ते रहे। मतलब कृष्ण को आप समझो तो सही कि एक गाली पे सर धड़ से अलग करने का क्षमता रखने वाला 99 गाली तक सहने की क्षमता थी, वो कृष्ण थे। द्वारका जैसा वैभव था, और द्वारका जैसा वैभव होने के बाद सुदामा जैसा मित्र, वो कृष्ण है। मतलब स्वयं मौत के फन के ऊपर, शेषनाग के फन के ऊपर, उस मृत्यु का फन कहते हैं शेषनाग को, उस फन के ऊपर अगर नृत्य कर देगा राम, तो वो कृष्ण। कृष्ण को समझो तो सही।
सुदर्शन जैसा चक्र होने के बाद, मतलब ऐसा इतना पावरफुल वेपन, हथियार कह लो आप, वो होने के बाद हमेशा होठों पे मुस्कुराहट के साथ हाथों में मुरली किस चीज को इंगित करते? कृष्ण, आपने कभी सुदर्शन चक्र सिर्फ युद्ध में देखा होगा, बाकी कृष्ण तो मुरली दिखेगी है। गौशाला के अंदर माखन ले खाते हुए कृष्ण दिखेंगे। उस लीलाओं को समझो, उस भाव को समझो। राम को मानो तो राम की मानना भी सीखो, बीजेपी वालों से मेरा कहना। कृष्ण को मानो तो कृष्ण की मानना भी सीखो। रामायण को मानो तो उस रामायण के भाव को समझना सीखो। गीता को पढ़ो, समझो क्या लिखा है इसके अंदर। पर सिर्फ धर्म, हमें राजनीति करना, इनके लिए राम आस्था है या राजनीति, यही समझ में नहीं आता। अयोध्या की जनता ने दिखा दिया, जहां जहां राम का नाम उपयोग करा, रामटेक जहां राम ने, वहां उतर गए। इधर साउथ में रामेश्वरम, क्या स्थिति है? राम के नाम पे सिर्फ राजनीति करना। अरे धर्म हमारे लिए आस्था है, राहुल गांधी जी के लिए आस्था विश्वास है, हमारे लिए राजनीति का केंद्र नहीं, और कभी भी हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो पार्टी जो मतलब विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी इतनी कमजोर कभी नहीं रही, वो आज इतनी कमजोर कैसे हो गई? उसके क्या कारण है? कब कमजोर है? हमारा विचार कभी कमजोर नहीं है। चुनाव आएंगे, सत्ता आएगी, सत्ताएं चली जाएगी, कोई बना लेगा, कोई धन बल बाहुबल। एक चुनाव और एक विचार, दो चीजों में बहुत अंतर है। मैंने क्या कहा कि राहुल गांधी को जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री बने, पर इस देश को जरूरत है कि राहुल गांधी जी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री। इस देश के प्रधानमंत्रियों की बात पर भरोसा होता था। आज मोदी जी की बात के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता है। उनने कहा तो पहले भरोसा करा कि आधी रात को लाइन में लग जाओ, उनको सपना आया तो उन्होंने नोटबंदी कर दी, लोग लगे। उनने कहा थाली बजाओ तो थाली भी ठोकी लोगों ने, और क्या बजाया कि बोले कोई थाली बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, बोला ताली बजाओ तो ताली भी बजाई लोगों ने। अब पर अब भरोसा नहीं करते। तो देश के प्रधानमंत्री का मैन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, जो कहा इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री रहे कि जिनके कहने पे इस देश ने एक टाइम का खाना छोड़ दिया। शास्त्री जी जैसे नेता रहे, पंडित नेहरू जो कह देते थे लोग उसे सत्य मानते थे। इंदिरा जी के कहने पे लोगों ने अपने गहने तक दान कर दिए। देश के उस विचार को समझो, उस भरोसे को खत्म करने का काम ये करना है। और आप कह रहे हो कमजोर विचार कभी कमजोर। मैंने क्या कहा, हो सकता है सत्ता इनने बना ली हो और बना ले, सत्ता से कांग्रेस पार्टी का विचार हमेशा है। जैसे अक्सर जब हम बीजेपी के किसी नेता से बात करते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो स्वयं राहुल गांधी जी है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, बीजेपी के नेता कहते हैं, और उसका कारण बताते हैं कि उनकी जो बातें हैं वो कंट्रोवर्सी बन जाती है, कई बार हंसी का पात्र बन जाती है, और इवन कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि मतलब इवन कुछ लोग तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे सवाल उठाते हैं। कौन? बीजेपी के कुछ नेता। तो बीजेपी को किसने अधिकार दिया हमारे नेता पे? खुद के नेता से तो कुछ कह नहीं पाते। इतनी तानाशाही है। भारतीय जनता पार्टी का नेता कुछ कह ही नहीं पा रहा है गरीब आदमी। हालत क्या है? कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक है। हर एक अंतर समझ लेना बेसिक मोदी जी और राहुल जी में। मोदी मन की बात करता है और राहुल गांधी मन की बात सुनते हैं, देश के दिल की बात सुनते हैं। तो राहुल गांधी इनको कौन ने अधिकार दिया कि हमारे नेता का विश्लेषण करें? खुद का करें। क्या कह के आए थे किन मुद्दों के ऊपर, और मैं आपको बता चुका हूं कि कांग्रेस का नेता हम कितना उन पर भरोसा करते हैं, और मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं। और जनता कितना भरोसा कर चुकी, जनता ने वो जो कहते हैं, उनने कोविड का कहा वो शाश्वत सत्य हुआ, उनने इकोनॉमी का कहा वो शाश्वत, नोटबंदी पे 2%। तो एक विजनरी लीडर विजनरी बात करेगा, लोगों को घृणा और नफरत की बात राहुल गांधी नहीं कर सकता, प्रेम की बात करेगा। देश में बुलडोजर पॉलिटिक्स काफ़ी चर्चा में है, चाहे फिर उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की। मतलब ऐसा हो गया कि क्राइम को कोई एक व्यक्ति करता है लेकिन सज़ा उसके पूरे परिवार को मिल जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या ये सही है? इस देश के संविधान के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर
इस लोगों के घरों पे नहीं चल रहा है, इस देश के उस संविधान पे चल रहा है जिसे बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, हमारे पूर्वजों ने बनाया था। और वो संविधान जो बहुत सोच समझ के हर को अपने अपने अधिकार दिए थे, न्यायपालिका को अपने अधिकार थे, कार्यपालिका को अपने अधिकार थे, जुडिशियल, सबको अपने अपने अधिकार थे। उन अधिकारों के ऊपर इस देश के संवैधानिक ढांचे के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कई घटना आज ही मैं देख रहा था कि एक बच्ची का मर्डर होता है, उसके टुकड़े कर दिए जाते, एक को आरोपी बताया जाता है और आज जाके खुलासा होता है कि वो दूसरा आरोपी कई केसेस में। और आप इस संस्कृति के साथ तो न्यायपालिका की फिर जरूरत क्या है? आप अगर आप किसी के घर पे बोल तो ब्रजभूषण सिंह के घर पे क्यों नहीं चलाया गया, जिसने गाड़ी से कुचल के किसानों की हत्या कर दी, उसके घर पे क्यों नहीं चलाया गया? किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? ये डर और भय की संस्कृति। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करी, उसके ऊपर डिसीजन दिया कि इस देश के संवैधानिक ढांचे के ऊपर बुलडोजर चलाना ये इस देश के संविधान के कत्ल करने के बराबर है। घर बनाने में जीवन लग जाता है, पूंजी जीवन की लग जाती है, और उजाड़ने में 1 घंटा नहीं लगता है। और आप कैसे एकदम से तय कर दे रहे हैं? क्या न्यायपालिका की व्यवस्था है कि नहीं? कानूनन करो, कानून अगर दे सजा दे। बस वाहवाही के लिए लोगों को इतनी नफरत भर दी कि आपने से मैं इस संस्कृति के पूरी तरीके से खिलाफ। देश में जब भी कहीं चुनाव होता है तो हर पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो लेकर के आती है, कुछ घोषणाएं करती है, कुछ वादे करती है। तो वैसे ही अभी हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव था मध्य प्रदेश में, जो अभी का सत्ता पक्ष है उसने एक बड़ा वादा किया महिलाओं से कि हम आपको प्रति माह 1,000 रुपये महीना देंगे। तो उसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक वादा किया कि हम 1,500 देंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटना सही है? मध्य प्रदेश या देश के जो टैक्स पेयर हैं, जो अपना पैसा देते हैं मेहनत करके, कमा करके, उनके पैसे को किसी के हाथों में यूं ही दे देना, क्या ये सही है? देखिए, इस देश के उस वर्ग को जिसको आर्थिक संपन्नता की जरूरत है उसको देना चाहिए। ये देश क्या महिला वर्ग को अगर हम देते हैं, महिलाएं घरों में भी काम करती, पुरुष बाहर काम करता है तो उसको ज़्यादा मिलता है, महिला बाहर काम करती तो उसको कम पैसा मिलता है, और महिलाएं उसके बाद बाहर काम करके आती, घर पे भी काम करती। तो इस देश के उस गरीब वर्ग के लिए योजनाएं चालू होती है, शोषित वंचित वर्ग के लिए योजनाएं चालू होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा करा था कि 3,000 से शुरू करेंगे और 10,000 तक लेके जाएंगे। 1,000 तो पिछली सरकार में मिल ही रहे थे, 1250। वादे एक भी पूरे नहीं करे। 3,000 रुपये कुंटल, 3100 रुपये कुंटल धान की कही थी, 2700 रुपये कुंटल गेहूँ की कही थी, 450 गैस की टंकी। घर में पूछना अपने मदर से या परिवार वालों से कि गैस की टंकी मिल रही है आपको? हो सकता है आपको पत्रकार हो तो विशेष दे दिया हो, अभियान में दिया क्या? आपके घर में 3,000 दिए क्या? आपके गेहूँ 2700 रुपये कुंटल खरीद लियो तो मुझे नहीं मालूम, हमारे इधर तो गांव में नहीं खरीदा, पत्रकारों के खरीद लियो तो हमें नहीं मालूम। अगर आपको एक दिन के लिए मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप सबसे पहला डिसीजन क्या लेंगे? अगर और मगर क्या होता है कि जब बनाएंगे तो पता। अगर मगर से देश नहीं चलता है क्या? ठीक है। जो युवा साथी है, मैं क्योंकि काफ़ी लोगों से बातचीत जब हम करते हैं तो युवा साथी और आपके विधानसभा के काफ़ी लोग जो आपको चाहते हैं, तो उनका ऐसा था कि इस तरह का एक सवाल भैया से पूछा जाए। इन सवालों का, हाइपोथेटिकल सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। क्या? तो एक रैपिड फायर राउंड है, बहुत आपको एक एक शब्द में या फिर एक एक सेंटेंस में आपको इसका उत्तर देना है। कोशिश करूंगा, जो आ सकता होगा जो व्यक्तियों का नाम लेंगे, आपको उनको एक शब्द में या फिर एक वाक्य में उनके बारे में कुछ बताना है या उनके बारे में कुछ कहना है। राहुल गांधी जी एक विजनरी लीडर, एक हिंदुस्तान के मूल मुद्दों की बात करने वाला, एक वो व्यक्ति जो लोगों के दिल की बात सुन के मोहब्बत के साथ, कैसे प्रेम के भाव के साथ लोगों को साथ लेने वाला, एक मल्टी डायमेंशनल सोच का नेता। नरेंद्र मोदी घृणा और नफरत से निकले हुए। दिग्विजय सिंह जी एक
बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर। शिवराज सिंह चौहान जी। झूठ की दुकान। कमलनाथ जी। एक बहुत ही संजीदा और वैश्विक मंच के बड़े आदमी जिनको मैंने सरकार चलाते हुए मुख्यमंत्री के रूप में देखा, तो एक विजनरी नेता। सोनिया गांधी जी। एक वो व्यक्तित्व जो इस देश को पटरी पर लाने का काम किया, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया और उसके बाद भी इस देश को दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक पब्लिक के नेता। जीतू पटवारी जी। कार्यकर्ताओं के नेता और पब्लिक की आवाज। अब मैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स पे वापस आता हूँ। जब मध्य प्रदेश में 2020 में कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम की कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे जो काफ़ी सारे विधायकों को अपने साथ ले जाकर बीजेपी में शामिल हो गए, और अभी वर्तमान में वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। तो ऐसा क्या कारण रहा? क्या उनको सीएम बनने का मन था और सीएम नहीं बनाया गया, तो नाराज़गी की वजह से सरकार गिरा दी गई? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? शतरंज खेलते हैं आप? शतरंज खेलते हैं? नहीं, देखा है। देखा है। शतरंज का खेल कभी खेलना या समझना। शतरंज में एक राजा रहता है, एक रानी रहती है, और कई घोड़े, ऊंट, हाथी और प्यादे रहते हैं। तो राजा अपने बचाव के लिए प्यादे से लेकर रानी तक को कुर्बान कर देता है। जैसे कहते हैं ना, महाराज जो होता है वो अपने स्वार्थ के लिए सबका कर, और यही काम ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो एक राजनीति के तथाकथित महाराज कहता हूं, क्या कहता हूं, तथाकथित महाराज, जिनने अपने आर्थिक उसके लिए, अपने राजनीतिक उसके लिए इस मध्य प्रदेश का वो किसान जिसका कर्जा माफ आधे से ज्यादा का हुआ था, उसके साथ धोखा, जिनको ढाल बना के कि अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, वो तो सड़कों पे ही रह गए और इनका घर जाके देखना महल बन गया है। एक राजनीति के तथाकथित महाराज ने अपने स्वार्थ के लिए इस मध्य प्रदेश के मूल मुद्दों का कत्लेआम करने का काम करा, और कोई भी इसके अंदर नहीं। और ये कौन सा इनका कितना बड़ा भ्रष्टाचार था, वहां जाके इन्हें क्या मिला? केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस में थे, हमारे पास ताकत थी, हमने पहले ही बनाया था। नेता किसने बनाता? नेता एक कार्यकर्ता बनाता, और कांग्रेस पार्टी ने इनको सांसद बनाया था, मंत्री बनाया था, इनकी हैसियत बनाई थी। जो बिके है ना, अब क्यों बिके, क्या नहीं बिके, ये तो आप उन्हीं से पूछो। ऐसा कहा जाता है, और जो कि मैं घटनाक्रम पर आता हूँ वापस मार्च 2020 के 2 मार्च के दिन संसद सत्र चल रहा था। दिग्विजय सिंह को जैसे ही पता चलता है कि मध्य प्रदेश में कुछ घटना ऐसी घटित हो रही है जो सरकार को गिरा सकती है, बीजेपी के एक बड़े नेता बसपा की विधायक रामाबाई को लेकर के दिल्ली पहुंचे हैं। मानेसर में जैसे आप होटल की बात कर रहे थे वहीं पर, या और भी नेताओं को कांग्रेस के लेकर के पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले 3 लोगों को कॉल किया और दिल्ली बुलाया। एक तो उनके खुद के बेटे जयवर्धन सिंह जी, एक प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी जी, और तीसरे कुणाल चौधरी जी। तो जब आप वहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा? आपका पूरा वो अनुभव क्या रहा? ये बड़ा अच्छा अनुभव था, और ये उस 2 की घटना नहीं है, ये 5 तारीख की घटना है। कि 5 तारीख को हमें पता पड़ा कि कई विधायक मनेसर जा चुके हैं, उनको खरीदा जा चुका है, वहाँ रखा हुआ है। तो जिस प्लेन से मैं, जीतू पटवारी जी, जयवर्धन सिंह जी, हम जा रहे थे, उसी प्लेन में एक शख्स और जा रहे थे, उनका नाम था शिवराज सिंह चौहान जी, जो तथाकथित राजनीति के अपने आप को झूठों के सरदार हैं, देश में झूठ। जब उनके पीछे में गया तो विधायक खरीद फरोख्त के लिए एक होटल में 2 विधायकों से, जो निर्दलीय विधायक हुआ करता, फिर मनेसर पहुंचे, जहां फिर पता पड़ा कि वहां पे भी बहुत है, तो फिर हम पहुंचे वहां। अंदर बहुत बड़े घटनाक्रम हुए। जिस तरीके से एक बंधक बना के एक व्यक्ति जो बिका
जो पूर्व में मंत्री भी रहा, उसको जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने चाटा भी मारा वो भी मुझे याद है। किस तरीके से डर भय, पर हमारे नेतृत्वकर्ता योद्धा थे जीतू पटवारी जी, जिनके नेतृत्व में वहाँ घुसे थे, तो सबको हम निकाल के ले भी आए थे। पर उसके बाद तो सभी जग जाहिर है फिर किस तरीके से खुद बड़े नेता ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में आके सबको। जी, अब मैं थोड़ा सा काला पीपल विधानसभा पे आना चाहूँगा वापस। 2018 में आपने पहला विधानसभा इलेक्शन लड़ा काला पीपल से, जिसमें आपको लगभग 52% वोट मिले और आप 13,000 वोटों के साथ वहाँ से जीते और विधायक बन गए। फिर आपने 2023 में फिर इलेक्शन लड़ा और बीजेपी से घनश्याम चंद्रवंशी जी वहाँ पे 11,000 वोटों से आपको हार का सामना करना पड़ा और वो अभी वर्तमान में विधायक हैं। तो आपके हिसाब से क्या वो कारण रहे होंगे जिसकी वजह से आप वो इलेक्शन नहीं जीत पाए? मेरे अंदर कमियां होगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं। मैंने अपने प्रयास करे, जनता के लिए जो सेवा कर सकता था, हो सकता है कुछ प्रयास जनता को पसंद नहीं आया। आत्मावलोकन करा या कुछ जब क्षेत्र में जब आपने करा होगा? मैंने 2 शब्द से आपको बता दिया। जी, वर्तमान विधायक घनश्याम चंद्रवंशी जी से आप कभी ऐसे मिले हैं कभी? हाँ, मुलाकात हुई थी। किस तरह के व्यक्तिगत तौर पे किस तरह के व्यक्ति हैं? अब मेरा तो ज़्यादा लंबी मुलाकात नहीं है उनसे, तो मैं किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करूँ ये मेरी आदत नहीं, जिससे मैं ज़्यादा नहीं मिला हुआ होता ना। उनका अपना तरीका हो सकता है, मेरा अपना तरीका है। काला पीपल में कई ऐसे काम हैं जिनकी शुरुआत आपने आपके कार्यकाल में की थी, जैसे काला पीपल से अमलाह के बीच का जो रोड है, या फिर काला पीपल में ITI कॉलेज है। इन सब के भूमि पूजन आपने किए और इस पे वर्तमान जो विधायक है घनश्याम जी वो अभी काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो काम आप छोड़ के गए थे घनश्याम जी उसको बखूबी निभा रहे हैं उन चीज़ों को, या वो विधानसभा के लिए? काम तो हमेशा तय होते हैं। अब जो बजट के अंदर सेंक्शन होता है, सारा बजट सेंक्शन होने के बाद, टेंडर होने के बाद, क्योंकि जैसे काला पीपल का ITI कॉलेज हो, कॉलेज की नई बिल्डिंग हो, ऑडिटोरियम की बात हो, काला पीपल से हमारे चांदबड़ तक की रोड हो, काला पीपल से जेठड़ा वाली रोड हो, काला पीपल से अमलाह तक का डामरीकरण हो, काला पीपल के अंदर की मेन रोड बनानी हो, या 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए कायाकल्प लाने हो, या फिर जहाँ एक पार्क हुआ करता था वहाँ सुअर घूमते थे, इंसानों लायक बनाने का हो, या जो भी काम हो सकता था एक जिस तरीके से कर सकते थे वो हमने करा। फंड भी लाए और काम तो लगातार निरंतरता के साथ चलता है, क्योंकि आखिरी साल में मैं 60-70 करोड़ के MPB के भी नई जो DPयाँ लगनी थी उसके भी कामों को मैंने सेंक्शन कराया था। लगभग 300 करोड़ की रोडों को सेंक्शन कराया। जैसे अब काम चल रहा होगा कि काला पीपल में आता हमारा पार्वती से सीहोर का एक पुल 13 करोड़ का 15 करोड़ का वो पुल है। फिर आप इधर चले जाए तो एक 40 करोड़ की एक रोड अलग है, एक 20 करोड़ की रोड अलग है। सब काम, क्योंकि काम सेंक्शन कराना महत्वपूर्ण बात रहती है। फिर उसके बाद उसका टेंडर हो जाए, उसकी सारी स्वीकृतियाँ होकर उस काम और काम समय जब जितना बड़ा काम होता है, 13 करोड़ का ब्रिज बनने में कम से कम 2 साल तो लगते हैं, तो वो अपना काम अपनी गति से चलता ही है। और वो तो काम तो चल ही रहा है। अब जैसे पहले अपने जो काम करा सकते थे 300 करोड़ की रोडों को लाने का काम, 37 गौशाला, वो ज़रूर मैं दुखी हूँ उस बात से कि मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 37 गौशालाओं को बनाया। एक बेरावल में 500 गाय की गौशाला भी बनाई। कोशिश थी कि 5 साल में मैं उसको हर पंचायत में ले जाऊँ, पर बीजेपी की नीति सरकार बदल गई, तो क्योंकि उस 1.5 साल में जो आधी जगह उनके चद्दर चोरी हो गए, आधी जगह गाय गायब हो गई, आधी जगह की गौशालाएँ बंद हो गई। मतलब मैं उस काम से बड़ा मेरे को मन व्यथित होता है, क्योंकि मैं गौ प्रेमी भी हूँ, एक किसान परिवार का व्यक्ति हूँ, तो उस दर्द को भी समझता हूँ कि गौ माता सड़कों पर रहती है, उनकी भी हालत ख़राब होती है। हालत जिस तरीके की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं कि वहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं, लोगों की भी मृत्यु होती है, गौ माता की भी सेवा नहीं होती, किसान को भी रात भर जगना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये नीति और जो नीयत है उसके साथ मतलब मैं दुखी हूँ इस बीजेपी की नीति नीयत से, क्योंकि हमने कोशिश करी थी नई नीतियाँ लाएँ। हमने डिस्पेंसरीज बनाई थी, करीब करीब मैंने 15-20 मतलब जिसे आप कई जगहों पे मोहल्ला क्लिनिक कहते, तो मैंने गांव की कई डिस्पेंसरियों को लाया था। 1.5 2 करोड़ की बिल्डिंग है, वहाँ डॉक्टरों की पहले डॉक्टर भी लाया था, डॉक्टरों की भी कमी आ गई। तो ये ज़रूर मेरे लिए वो बात है, क्योंकि काला पीपल मेरे दिल में बसता है। उन्होंने मुझे एक परिवार की तरह सम्मान दिया, मुझे एक बार विधायक बनाया, दूसरी बार भी मुझे 86-87,000 वोट दिए।
कोई उसमें 90,000 करीब वोट मिल रहा, मतलब लोगों ने अपना प्रेम दिया। कुछ कमी रही होगी तो वो थोड़े बहुत कम वोटों से हम, पर उसके बाद जिस तरीके के हमने जो काम छोड़े थे, जो गौशालाएँ छोड़ी थी, वो बंद होना दुखी करता है। डिस्पेंसरियाँ जो हमने हेल्थ के लिए काम किया था वो दुखी करता है। कई चीज़ें जैसे काला पीपल को हम सिविल हॉस्पिटल बना रहे थे, कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कई जगह हम खोल रहे थे, तो उन सब जो चीज़ें गई तो वो दुख तो होता है। मुझे भरोसा है कि हम इंटरव्यू के वैसे अंत में पहुंच चुके हैं, तो भरोसा है कि ये वीडियो किसी न किसी माध्यम से घनश्याम चंद्रवंशी जी तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो क्या आप ऐसे कुछ मुद्दे बताएंगे आपकी विधानसभा के? देखो वो उनका काम है, उनको जनता ने चुना, वो अपना काम करेंगे। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैं जनता के मुद्दे मैंने आपको बता ही दिया ना। मैंने कहा एक गौशाला का मेरा मुद्दा है ही सही, हेल्थ है, एजुकेशन है, कोशिश हमने तो जो कर वो उनका नजरिया हो सकता है। मैं किसी व्यक्ति पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। मैं चाहूँगा इंटरव्यू मेरे हिसाब से तो काफ़ी ठीक रहा। आप अपना एक्सपीरियंसेस कैमरे में देख के एक बार बता दें कि आपको ये बातचीत कैसी लगी। अभी तो जनता तय करेगी। आप पत्रकार, सवाल आपके थे, जवाब मेरे थे, ये तो जनता देख के तय करेगी कि इंटरव्यू कैसा रहा। पर मेरा आपके माध्यम से युवाओं से निवेदन है कि इस देश के मूल मुद्दों की बात करें। नौजवानों, इस देश से इस घृणा और नफरत के वातावरण को छोड़ के प्रेम के उस भाव के साथ जो इस देश को साथ लेने का साथ है, इस देश के संविधान जिसने इस देश की विविधताओं को एकता में पिरोने का काम करा है, उसकी रक्षा के लिए हम अपने उसको तो याद रखते हैं कि हमारे अधिकार क्या है, पर हमारे कर्तव्यों को भी हम याद रखें और कैसे लोगों को मानवता के भाव के साथ हम जीवन जिएं। अपने मूल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, किसान, हर वर्ग की आवाज़ उठाएं। और जैसे जलता हुआ मणिपुर, अगर हम बांग्लादेश देख सकते हैं, रशिया देख सकते हैं, और अगर हम जलता हुआ मणिपुर नहीं देख सकते, इस देश के अंदर बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार की वेदना को नहीं देख सकते, किसानों पे हो रहे अपराध को नहीं देख सकते, और जिस तरीके से, तो हम कहीं ना कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक जीवन में विचार करें, क्या हम सिर्फ घृणा और नफरत के लिए राजनीति या वोट देने का काम करेंगे, कि इस देश के मूल मुद्दों पर राजनीति, जो सत्ता में आए, किन वादों के ऊपर आए, किन वादों को पूरा करना चाहिए था, किन बातों को कर रहे हैं, धर्म को आस्था विश्वास रखें, उसके ऊपर जो राजनीति करें, उन्हें भी सबक सिखाने का काम करें। सभी युवाओं से निवेदन है कि अपने अधिकारों को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें, प्रेम के भाव के साथ, लोगों के अंदर मानवता के भाव के साथ अपना जीवन को जिएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक छोटी सी चीज़ और, इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप व्यूअर्स को बोल दें कि हमारे चैनल अनकास्ट को सब्सक्राइब करें। मेरा सभी से निवेदन है, ये नौजवान कुछ नई कोशिश में है, इनका चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और इनको व्यूज़ भी अच्छे दें और अच्छे से इन लोगों का साथ दें। अच्छे नौजवानों ने कोशिश करी, मैं इनके साथ। धन्यवाद भैया।